देखो आईएनएस ध्रुवा क्या है। आईएनएस ध्रुवा न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग का एक जहाज़ है ना। मतलब क्या कर रहा है, समुंदर में जो पनडुब्बियाँ चल रही हैं, आप यहाँ पे देखो कि समंदर में जो पनडुब्बियाँ चल रही हैं, ठीक है, अरब सागर में। अब पाकिस्तान कौन सी पनडुब्बी कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से न्यूक्लियर मिसाइल को लेके जा रही है, उसको ट्रैक करने के लिए भारत ने एक सिस्टम बनाया, उसे आईएनएस ध्रुवा कहा गया। ठीक है, तो एक तो ये आपने समझा। ठीक है, अब आईएनएस ध्रुवा की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पे समझेंगे, कुछ स्टैटिक नॉलेज भी देखेंगे और इसको हम यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये आज मतलब कि जो 15 तारीख की जो न्यूज़ रहती हैं, पीआईबी में न्यूज़ में था, उसको हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है। हम डेली करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज़ क्या रहता है कि आपका करंट बेहतर से बेहतर तैयार हो, प्लस स्टैटिक नॉलेज भी आपका स्ट्रांग हो। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि जो आईएनएस ध्रुवा जो है भारत का फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग ओशियन सर्विलेंस वेसल है। अगर कोई चीज़ पहली है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पे बोला पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है। ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। इसको कमीशन किया गया था कब, 10 सितंबर, कब, 10 सितंबर 2021 को। और जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसने डीआरडीओ की मदद से इसको बनाया था। ठीक है ना। अब इसको तैनात अभी रिसेंट में कहाँ किया गया, अरब सागर वाले रीजन में तैनात यहाँ पे किया गया, थोड़ा सा न्यूज़ में था। ठीक है, यह मिसाइल हमलों की चेतावनी भी देता है। साथ इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15,000 टन इसका डिस्प्लेसमेंट है। डबल इंजन वाला है। कौन सा है, डबल इंजन वाला है। और 21 नॉट क्या है इसकी गति है। अब ये जाहिर सी बात है रडार से लेस होता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करता है, ये ट्रैक कर सकता है और बहुत सैटेलाइट का यूज भी करता है। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पे दूसरा जो है, द शिप इज कैपेबल मॉनिटरिंग मिसाइल री एंट्री वेसल गैदरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। इलिंट जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी जिसे कहा जाता है, उसे गैदर करने में सक्षम होती है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। तो क्या कोचीन ने इसको बनाया है ना, नहीं, इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। किसने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बना। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो जो न्यूज़ छोटी रहती है या डिफेंस की है या जीव जंतु है, उनको हमको बेसिक डिस्कस करना होता है। जो न्यूज़ पॉलिटी की है, आईआर की है, गवर्नेंस की है या तो इकोनॉमी की है, उसे हम और डिटेल से भी देखते हैं। जैसे दूसरी न्यूज़ किसके बारे में है, कैलामारिया गैरोन्सिस के बारे में है। अब भाई ये कैलामारिया गैरोन्सिस किस टाइप का है पहले ये पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे, गारो लिखा है ना, ये जो गारो है इसका मतलब क्या, गारो रीजन में इसको देखा गया है। और गारो कहाँ पे है, तो अगर आपने देखा नॉर्थ ईस्ट का, असम के नीचे आता है मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी पाई जाती हैं और गारो खासी जयंतियाँ टाइप भी पाई जाती हैं। तो वहाँ पे एक नया सांप देखा गया है। ठीक है ना, तो एक बात ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, रिए अब इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है, इट इज़ न्यू स्पीसीज बरोबिंग रियल स्नेक एंडेमिक वेस्टर्न घाट। क्या ये वेस्टर्न घाट में है गारो। वेस्टर्न घाट आपको इंडिया के जो वेस्ट वाला रीजन है, जहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब जबकि ये जो गारोनेसिस है ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जा रहा है, तो पश्चिमी घाट जो है वो डाउट कर रहा है। पश्चिमी घाट हट जाएगा, गलत हो जाएगा। रीड स्नेक का टिपिकली स्मॉल नॉन वेनोमस, मतलब क्या ये जहरीला नहीं है, छोटे पूंछ वाला है, काली पट्टी वाले शरीर पर इस पर धारियाँ देखी जा रही है। अब जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्ट में पाया जाए तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं पाया जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार में, कंबोडिया में, वियतनाम में, मलेशिया में, इस रीजन में भी देखा जाएगा। कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट और इधर वाले रीजन में लगभग। ठीक है, तो इधर भी देखा जाएगा। इसकी पहचान डोर्सल स्केल, छोटी पतली ना होने वाली पूंछ से होती है। तो 2 3 तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, यूएनडीपी की तरफ। जो एचडीआई ह्यूमन डेवलप इंडेक्स कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है, एचडीआई। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको कहा जाता है। इसके पास 3 इंडिकेटर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने के। पहला कि जो स्वास्थ्य है, लिविंग हेल्थ, जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, उसका एजुकेशन कैसा है और लाइफ की क्वालिटी कैसी है ना, जीवन स्तर कैसा है। इसके आधार पर क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। और इसमें 4 कैटेगरी होती है। कैटेगरी लो होती है जो 0.550, मतलब 0 से 1 के बीच में ये इंडेक्स बताता है जानकारी। मध्यम कैटेगरी वाले 0.55 से 0.69 के बीच आते हैं। फिर उच्च वाले, हाई क्वालिटी वाले 70 से 799 तक आते हैं। और सबसे उच्च वाले 0.80 से ऊपर आते हैं। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम के आधार पर ये निकालता है। ठीक,
भारत की लास्ट रैंक आई थी 130 थी, और इसको प्रयास कर सुधारने के लिए भारत ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। ये बात तो हो गई। न्यूज़ क्या थी कि HDI जो UNDP द्वारा डेवलप एक इंडेक्स है, विकास को केवल आर्थिक नहीं बल्कि ह्यूमन की जो क्वालिटी है उसे भी मेजर करता है। तो इसलिए डिस्कशन में चल रहा था थोड़ा सा, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। अब हम यहाँ पर देख लेंगे इसके कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से इसके डायमेंशन हैं। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोल जीवन प्रत्याशा, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। ज्ञान तक पहुँचे, स्कूल तक जाने की क्षमता, ये वाला भी करेक्ट है। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये भी करेक्ट है। चौथा इन्वायरमेंट सस्टेनेबल इंडेक्स, ये डायरेक्टली इसको यहाँ पे इसको मेजर नहीं किया जाता। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात महबूब उल हक जो थे पाकिस्तान के, और अमर्त्य सेन ने मिलकर इसको डेवलप किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ठीक है, जिसे UNDP जारी करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, सीडैक और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा एक पहल शुरू की जिसे ई-सेफ हर पहल कहा जाता है। ई-सेफ हर पहल के बारे में प्रश्न आपको बताना है, ये किसके संबंध में है। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है प्रेग्नेंट वुमेन का? क्या ये मिलियंस महिलाओं को ट्रेन करता है साइबर सखी के रूप में, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए? क्या इसमें ई-गवर्नेंस टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को? क्या आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल वगैरह से संबंधित कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी के संबंध में 10 लाख महिलाओं को साइबर सखी यहाँ पे बोला जा रहा है। अब अगर हम देखेंगे इसमें पर्पज़ क्या है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देना, जिससे महिलाओं को भी सशक्त किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखो साइबर क्राइम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जब कोई भी क्राइम बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा पीड़ित होती है महिलाएं। और महिलाएं ही अगर ट्रेन हो गई तो वो और महिलाओं को ट्रेन करेंगी। कहते हैं ना कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो सिर्फ उसी की शिक्षा का विकास होता है, लेकिन एक महिला जब शिक्षित होती है तो पूरे परिवार की शिक्षा का विकास हो जाता है वहाँ से। क्योंकि महिला एक माँ होती है, बहन होती है ना, भाभी होती है, तो ये सभी को आपस वो शिक्षित करती है। तो अब यहाँ पर देखोगे आप, ये सफ़र इसे किसने, सीडैक ने शुरू किया, रिलायंस फाउंडेशन ने। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश और उड़ीसा से की जा रही है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है, निम्नलिखित में से किस नदी पर सोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना लगाई जा रही है? ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक रिसेंटली परियोजना है सोंग टोंग परियोजना, जो न्यूज़ में थी, और इसका जो परियोजना कहाँ पे लगाई जा रही है, किस नदी पर, सतलज नदी पर लगाई जा रही है। कहाँ पे लगाई जा रही है, सतलज नदी पर लगाई जा रही है। तो थोड़ा सा एक चीज़ ये भी जानना जरूरी है, हो जाता है कि आखिर सतलज नदी कहाँ से बहती है, क्या कोई और डैम स्थित है? तो अगर आप ये नक्शा भारत का देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पर आपको पता है सिंधु नदी इस तरह से बहती है, झेलम इसमें आके मिलते हैं, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज ये जाके मिलती हैं। सतलज नदी जिसे सतरुदी भी कहा जाता है, भारत की प्रमुख नदियों से एक है। ये राक्षस ताल से या राकस ताल से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से, यहीं से लगभग तिब्बत वाले रीजन से निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब होती पाकिस्तान चली जाती है। और भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रा। सिपकीला जो पास होता है, सिपकीला दर्रा होता है, वहाँ से जो सतलज नदी है ये एंटर करती है भारत में। और इसकी टोटल लेंथ आपको 1450 किलोमीटर देखने को मिलेगी, और 1000 किलोमीटर ये भारत में ही ट्रैवल करती है। इसकी सहायक नदी एक तो ब्यास इसकी सहायक नदी, इस पर हरके बांध बना हुआ है। स्पीति इसकी सहायक नदी है, भाखड़ा नागल डैम, बरनाथवा झाकरी डैम बना है इस पर। तो बहुत सारे डैम भी इस पर बने हुए हैं। और सिंधु नदी की जो तंत्र है उसमें एकमात्र नदी है जो तिब्बत से निकलती है, बाकी सारी नदियाँ अंदर भारत से ही निकलती हैं। अब सिंधु नदी जो वो था, क्या नाम है, समझौता 1960 में हुआ था वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, है ना। तो वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता में सिंधु झेलम चिनाव का पानी जो था, सिंधु झेलम चिनाव का पानी पाकिस्तान को मिलना था, रावी ब्यास सतलज का पानी भारत को मिलना था। ठीक है ना, मेजर जो स्टेक है। इस वजह से यहाँ पे चलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे अभी डैम बन रहा है। चलिए सोंग टोंग परियोजना होगी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। 6 किसके बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग होल एक्सोम सीक्वेंसिंग। होल एक्सोम सीक्वेंसिंग के बारे में यहाँ पर, ये क्या करता है, प्रोटीन जीन को सीक्वेंस करता है। ठीक है, तो एक तो ये इसके बारे में न्यूज़ में था। अब इसके बारे में अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो क्या यहाँ पे कहा जाए, ये पूरे मानव जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रहा है। मतलब जो पूरा मानव जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग कर रहा है। कौन सा, ये जो जीनोम है। ठीक है, ये में से का
दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक्सॉन मानव जीनोम 2% से कम हिस्सा बनाते हैं, लेकिन उनमें रोगों से जुड़े 85% वेरिएंट होते हैं। मतलब एक्सॉन जो कंस्टेंट होते हैं, लेस होते हैं 2% से ह्यूमन जीनोम, बट कंटेन अबाउट 85% डिसीज लाइक वेरिएंट। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है किसके बारे में, होल एक्सोम सिक्वेंसिंग के बारे में। फिर तीसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे, इट इज़ मोर कॉस्ट इफिशियंट अल्टरनेटिव होल जीनोम सिक्वेंसिंग। ये होल जीनोम सिक्वेंसिंग अधिक किफ़ायती विकल्प है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इन तीनों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे सारा दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखो 6 नंबर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि WES सिक्वेंसिंग है ओनली एक्सोन प्रोटीन कोडिंग रीजन संबंधित है, वेयर होल जीनोम सिक्वेंसिंग सिक्वेंस द इंटायर जीनोम। ठीक, मतलब ये जो सीक्वेंसिंग WES और WGS दो यहाँ पे बात हो रही है, तो WES जो है वो प्रोटीन कोडिंग रीजन वाले संबंधित है, जबकि WGS जो है वो कम इंटायर प्रोटीन के संबंध में यहाँ पर उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक, WGS जो है वो कंप्लीट जीनोम के सीक्वेंसिंग को देखता है, लेकिन जब WES है वो केवल अगर देखो प्रोटीन कोडिंग एक्सोन के संबंध में इसे देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतुरनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर लोकेटेड इन विच स्टेट। एतुरनगरम में आग फैल गई थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो 1952 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है एतुरनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये और कहीं नहीं बल्कि कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तेलंगाना जिसको 2 जून 2014 को इस्टेब्लिश किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन आपने इस तरह से इसका देख लिया। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ओपेक के बारे में, ओपेक के बारे में और ओपेक प्लस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम देखें कि प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ एन अलायंस ओपेक मेंबर एंड नॉन ओपेक मेंबर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशनल फॉर्म 2016। ओपेक सदस्यों और नॉन ओपेक जो तेल निर्यातक हैं उनके बीच एक गठबंधन तो 2016 में हुआ था, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा ओपेक का मुख्यालय वियना में। तीसरा अंगोला ने हाल ही में ओपेक में अपनी सदस्यता वापस ले ली है। देखो जो भी कहानी है, पहले तो ओपेक के बारे में जानना होगा। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ओपेक है, जिसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला 5 ही कंट्रीज़ के मेंबर थे फाउंड। इराक लिख लीजिए, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी हो गया और वेनेजुएला हो गया। और इसका हेडक्वार्टर आपको वियना में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो वर्तमान में लगभग 12 देश इसमें हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया, UAE है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये क्या करते हैं, कच्चे तेल का जो सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करते हैं ये देश। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ओपेक प्लस क्या है, तो ओपेक प्लस का गठन 2016 में किया गया था, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, और उसमें कुल टोटल 22 सदस्य हैं। 12 ओपेक देश से 10 अलग, जैसे रसिया है, कजाकिस्तान है, मैक्सिको, ओमान, ये सब मिलके ऑयल का जो प्रोडक्शन है, जो कंपटीशन कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ओपेक में 12 मेंबर है, ओपेक प्लस में 22 मेंबर है। ठीक है ना। तो सऊदी अरेबिया अगर हम देखेंगे, जैसे ओपेक में भी ओपेक प्लस में भी, दोनों में। ठीक, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि अंगोला रिसेंटली विड्रॉ मेंबरशिप ऑफ ओपेक प्लस। अंगोला ने हाल ही में क्या किया, ओपेक से अपनी मेंबरशिप वापस ले ली है। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 8वां सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8वां सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। अंगोला ने अपनी मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से वापस ले ली, तो अंगोला इसका पार्ट अब नहीं है। फिर यहाँ पे चगास आइलैंड के बारे में, आइलैंड का डिसीज के बारे में, आल्सो नोन एज अमेरिकन ट्रैप्सोमियासिस इज कॉज विच टाइप ऑफ पैरासाइट। चगास रोग जिसे अमेरिका में ट्रिपनेसोमिसियासिस कहा जाता है, किस टाइप का रोग है, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताना है। वायरस रोग है, बैक्टीरियम रोग है, प्रोटोजोअन्स रोग है या फंगस रोग है। तो चगास जो रोग है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि भाई किस तरह का है और क्यों, क्योंकि अमेरिका में न्यूज़ में था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है जानना कि भाई आखिर है क्या, है ना, और क्यों इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चगास रोग एक संक्रामक रोग है, इन्फ्लेमेटरी रोग इसे कहा जाता है, सूजन हो जाता है इससे। ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे तो ये जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होते हैं ना, जिनकी कोई दवाई नहीं भी नहीं है, ट्रॉपिकल एरिया में फैलने वाले रोग हैं, उनमें से ये एक रोग है। अब प्रोटोजोआ बेस्ड रोग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये मानव को काटता है कीड़ा, है ना, और जो फिशस होता है, जो मल होता है, उसमें परजीवी पैरासाइट इसका होता है और शरीर में एंटर कर जाता है। ठीक है। अब शुरू में लक्षण नहीं दिखते, बाद में बुखार के इसमें दिखने लगते हैं। तो ये बात इसके बारे में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है।
अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है कि राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा न्यूज़ में इसलिए लगातार है, एक तो जो ये आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा उनको लेके न्यूज़ बनी थी, तो प्रश्न यहाँ पे बन सकता है राज्यसभा के संबंध में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ राज्यसभा जो मेंबर का चुनाव कैसे होता है। देखो भारत की जो पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों को मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, मतलब पार्लियामेंट कह रहा हूँ। भारत में जो विधायिका अगर हम बात करें तो लोकसभा का या राज्यसभा और ये पूरा सिस्टम तीनों को मिला के बनता है, ठीक। अब अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में तो राज्यसभा अपर हाउस होता है। अपर हाउस मतलब क्या, एक तो परमानेंट बॉडी, दूसरा नॉन डिजॉल्वेबल है, मतलब डिजॉल्व इसको नहीं किया भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब ये राज्यों का रिप्रेजेंट भी करती है। ओवरऑल इसमें 250 मेंबर अधिकतम होते हैं, लेकिन 243 से ज़्यादा कभी नहीं होते, 245 से ज़्यादा। वर्तमान 245 हैं जिनमें 233 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 12 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर का सिलेक्शन यूटीज और स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा होता है। अभी जो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं तो कला से होने चाहिए, वो आर्ट से, साहित्य से, लिटरेचर से होने चाहिए, सोशल सर्विस से या साइंस से, विज्ञान या समाज सेवा इस फील्ड से होने चाहिए, और इनका पूरा टेन्योर 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है यहाँ का, अगर हम बात करेंगे चेयरपर्सन होता है भारत का, कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, ठीक। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये भी आपको पता ही है। स्टेटमेंट है कि मेंबर ऑफ द इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, एमएलए के द्वारा सीधे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं मेंबर्स, है ना। दूसरा, द सिस्टम यूज इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणी मत पद्धति से अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ के कौन होते हैं, क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयर मेंबर होते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। पहला जो ऑप्शन क्या कह रहा था कि द मेंबर ऑफ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मतलब जो मेंबर हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं। तो अगर जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव है, अगर हम बात करें, जैसे मान चलिए किसकी वजह से, मान के कोई राज्य है, अब राज्य में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको उनके द्वारा ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जा रहा है, तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तो 3 के 3 स्टेटमेंट यहाँ पे